तो ये प्रोबेबली इस कोर्स का आखिरी लेसन होने वाला है, लेकिन वेट, मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि जब भी मुझे कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ इस लेसन में इंक्लूड करनी चाहिए, और अभी एक दो टॉपिक और भी पेंडिंग है जो कि डेफिनेटली इस कोर्स में और भी आगे मैं ऐड करता रहूँगा। तो ऑफिशियली इस कोर्स के नाम के हिसाब से इस कोर्स में सिर्फ 7 लेसन ही होने वाले थे, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं इसमें और भी लेसन्स ऐड करता रहूँगा जो आपको मिलते रहेंगे आपके इनबॉक्स में। तो शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, जो कि है ऑफ पेज एसईओ के बारे में। तो ऑफ पेज एसईओ मीन्स द सिग्नल्स दैट कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट। तो आपने ऑन पेज सुना होगा, आपने कंटेंट कैसे लिखते हैं रैंक करने के लिए आपने वो सुना होगा, लेकिन जो वो सब क्या होता है, वो सब आपके साइट पे होता है, वो सब आपके डोमेन के अंदर होता है। लेकिन जो सिग्नल्स आपके डोमेन के बाहर से आते हैं, मतलब आपके वेबसाइट को छोड़ के बाकी हर जगह से जो सिग्नल आते हैं आपके वेबसाइट के लिए, वो होता है ऑफ पेज एसईओ। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या आता है। जैसे हम लोग ने देखा था कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या आता है, और अब हम लोग देखने वाले हैं कि ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट इज ब्रांडिंग सिग्नल्स। तो ऐसे सिग्नल्स जो कि गूगल को बताएं या फिर कोई और सर्च इंजन को बताएं कि आपका वेबसाइट या फिर आप खुद एक ब्रांड हो, तो उनको बोलते हैं कि ब्रांडिंग सिग्नल्स। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज। आपके वेबसाइट पर जो बाहर से कोई ट्रैफिक आता है तो वो भी एक ऑफ पेज एसईओ का ही हिस्सा है, उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है आपको कभी कभी, तो वो भी एक पार्ट है ऑफ पेज एसईओ का। और फिर है बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स भी आपको पता होगा कि बहुत बड़ा पार्ट है एसईओ का और बहुत ज़रूरी पार्ट भी है, तो वो भी ऑफ पेज एसईओ का ही हिस्सा है एक। तो अब हम लोग ब्रांडिंग सिग्नल्स में देखते हैं कि ब्रांडिंग सिग्नल्स में क्या क्या आता है। सो व्हाट डज ब्रांडिंग मीन? ब्रांडिंग का क्या मतलब है, अब हम लोग ये देखते हैं पहले। ब्रांडिंग इज नथिंग बट एन अथॉरिटेटिव इमेज ऑफ योर सेल्फ और योर ब्लॉग इन द आइज ऑफ गूगल एंड द ऑडियंस। ब्रांडिंग मतलब बेसिकली क्या है कि एक इमेज है आपका, किसी एक निश में आपका एक अथॉरिटेटिव इमेज बन जाता है उस निश के लिए, तो वो बेसिकली उसी को ब्रांडिंग बोलते हैं। ब्रांडिंग अश्योर्स क्वालिटी। ब्रांडिंग से हमको क्या पता चलता है कि उस ब्रांड से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं उनमें कुछ क्वालिटी है, तभी वो ब्रांड से कनेक्टेड है। तो आगे देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिस्ट करके रखा है। सपोज आपके सामने एक जेनरिक वाटर बॉटल रखा है जिसपे किसी भी ब्रांड का कोई नाम नहीं है वगैरह, सिर्फ एक पानी का बॉटल रखा हुआ है, और आपके सामने दूसरी जगह रखा हुआ है बिस्लेरी। तो आप कौन सा चुनना पसंद करोगे? आपके दिमाग में अगर क्वालिटी की बात आती है तो आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली सब लोग बिस्लेरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि सभी को मालूम है कि बिस्लेरी एक रेप्यूटेड ब्रांड है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, राइट? तो बिस्लेरी का नाम देखते ही हमको क्या पता चलता है कि हाँ ये बिस्लेरी का प्रोडक्ट है, इसमें क्वालिटी होगा। तो यही इसका मतलब होता है ब्रांडिंग का, कि ब्रांडिंग अश्योर्स क्वालिटी। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि ब्रांडिंग से क्वालिटी आता है। तो हम लोग नीचे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ब्रांडिंग हैज़ ग्रेट बेनिफिट्स। ब्रांडिंग के बहुत बेनिफिट्स है। यहाँ पे हम फिर से बिस्लेरी का एग्जांपल लेते हैं कि जो बिस्लेरी का जो अब इमेज बन गया है, बिस्लेरी का जो अभी नाम बन गया है, उससे क्या क्या फ़ायदा होता है बिस्लेरी को? बिस्लेरी को अब एडवर्टाइज करने के लिए कुछ भी खर्चा करना नहीं पड़ता। लोग उसके नाम को इतना जानते हैं कि वो सीधा दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि एक बिस्लेरी वाटर बॉटल देना। तो ये इम्पैक्ट पड़ गया है ब्रांडिंग का लोगों के ऊपर और बिस्लेरी के ऊपर। बिस्लेरी को अब अपने एडवर्टाइजमेंट करने के ऊपर कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ऑलरेडी उसके नाम को इतना जानते हैं कि वो ऑलरेडी उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जानते हैं बिस्लेरी को और उनके ही प्रोडक्ट सिर्फ ज़्यादातर खरीदते हैं। तो ये बेसिकली एक फ़ायदा होता है ब्रांडिंग का। और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिस्टेड है। पीपल नो अबाउट यू और योर वेबसाइट। तो अगर आप वेबसाइट ब्रांडिंग की बात करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट आते हैं? तो पहला नंबर है कि पीपल नो अबाउट यू और योर वेबसाइट। तो अगर आप अपने ब्रांड को, अगर आप खुद का एक पर्सनल आपका ब्लॉग है या फिर आपका खुद का कोई एक वेबसाइट है किसी और दूसरे नाम पे, या फिर आपका खुद का ही आपके नाम पे कोई ब्लॉग है, तो क्या होगा कि अगर आप अपने आप को या फिर अपने ब्लॉग को एक ब्रांड की तरह रखोगे तो लोग आपको जानने लगेंगे, आपको या फिर आपके ब्लॉग को जानने लगेंगे। ब्रांड एंड कॉन्टेंट डोंट नीड एसईओ टू गेट ट्रैफिक, दे गेट विजिटेड डायरेक्टली। तो जो ब्रांडेड कंटेंट होगा, जो आपका वेबसाइट होगा, उसको कोई एसईओ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका ब्रांड काफ़ी पॉपुलर हो गया है तो ऑटोमेटिकली लोग आपके ब्रांड के नाम को सर्च करके डायरेक्टली आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे। जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया बिस्लेरी का एग्जांपल देके कि बिस्लेरी को अब कोई एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
लोग उनके ब्रांड के नेम को ऑलरेडी जानते हैं। लोग डायरेक्ट स्टोर पे आते हैं और बोलते हैं कि हाँ मुझे बिस्लरी का वाटर बॉटल चाहिए। ऐसे ही होता है जब आपका ब्रांड बन जाता है, आपका वेबसाइट एक ब्रांड बन जाता है, तो डायरेक्टली लोग आपके वेबसाइट को सर्च करके आपके वेबसाइट पे आते हैं। मतलब आपका डोमेन डायरेक्ट वो अपने एड्रेस बार पे डालेंगे या तो फिर डायरेक्टली सर्च करेंगे आपका डोमेन का नेम गूगल में। तो उनको ज़्यादा कुछ एसईओ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका नाम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इफ़ यू ब्रांड योर सेल्फ यू बिकम एन अथॉरिटी। अगर आप अपने आप को ब्रांडिंग करते हो, अगर आप अपने आप की ब्रांडिंग करते हो तो यू बिकम एन अथॉरिटी। आप मतलब उस निश के थोड़े एक्सपर्ट बन जाते हो, आप उस निश के लोग आपको जानने लगते हैं वगैरह वगैरह, और आप उस नाम से बेसिकली उस निश में आपका नाम बन जाता है। ये होता है मतलब अथॉरिटी का। ब्रांडिंग मेक्स पीपल रिमेंबर योर नेम। बेसिकली ये वाला लास्ट वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट सिमिलर हो गया, दोनों का एक ही मतलब होता है कि लोग आपको जानने लगते हैं, आपके वेबसाइट या फिर आपको जानने लगते हैं, और फिर आपके वेबसाइट का नेम या फिर आपका नेम लोगों को याद रहता है बेसिकली। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइड में क्या लिखा है। ऑलवेज ब्रांड योर वेबसाइट और ब्लॉग इफ यू आर इन एवरग्रीन निश। यहाँ पे एक जगह एन आएगा, सॉरी, हाँ, तो ऑलवेज ब्रांड योर सेल्फ और ब्लॉग इफ यू आर इन एन एवरग्रीन निश। अगर आप कोई ऐसे निश में हो जो एवरग्रीन है, सपोज अगर आप एक फिटनेस ब्लॉग पे काम कर रहे हो तो वो एक एवरग्रीन निश है, उस पर आप अपने वेबसाइट को या फिर अपने आप को ही आप ब्रांडिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या लिखा है देखते हैं। तो ओके, इसके अंदर बेसिकली निश का लिस्ट है जो कि एवरग्रीन निश का एग्जांपल है। कुछ फैशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, और एनी निश जो कि एक एवरग्रीन निश है, उसमें आप अपने आप को ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने वेबसाइट का या फिर अपने आप का ब्रांडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है वन टाइम कंटेंट वेबसाइट्स कैन नॉट बी ब्रांडेड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका वेबसाइट कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें आप खाली एक बार आपके वेबसाइट पे लोग आएंगे और कुछ उनको काम नहीं पड़ेगा, सपोज आपके पास आपके वेबसाइट पे सिर्फ एक ही पीस ऑफ मेन कंटेंट है, तो वो बेसिकली हो गया वन टाइम कंटेंट या फिर वन पेज कंटेंट। सपोज उसके एग्जांपल है डाउनलोडिंग वेबसाइट्स और फिर अदर वन पेज वेबसाइट्स। तो डाउनलोडिंग वेबसाइट में भी ऑब्वियसली आप ब्रांडिंग करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वो उतना पावरफुल टॉपिक नहीं है, उतना पावरफुल निश नहीं है, या फिर उतना वो रिस्पेक्टेबल निश नहीं है। डाउनलोडिंग वेबसाइट को क्यों भला कोई याद रखना चाहेगा या फिर क्यों भला कोई उनको रिस्पेक्ट देना चाहेगा। बेसिकली ब्रांडिंग का मतलब होता है एक रिस्पेक्टिव इमेज भी होता है, एक तरीके से देखा जाए तो वो उन्हीं निश में आती है जिनमें कुछ आपको वैल्यू मिलता है वगैरह। तो यहाँ पे हमारा हो गया ब्रांडिंग वाला पार्ट। अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं और फिर एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज में हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज में क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ सोर्सेज लिस्ट करके रखे हुए हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक के, जो कि ऑफ पेज का एक हिस्सा है। तो यूट्यूब चैनल भी आपको मालूम होगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल में अपने वीडियोस पब्लिश करके आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो, और अगर जो भी आपका वीडियो देख रहा है तो वो आपके वेबसाइट को विजिट कर सकता है। तो ये नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो एप्लीकेबल फॉर ब्रांडेड ब्लॉग। अगेन यहाँ पे अगर आपका कोई एवरग्रीन ब्लॉग है तो उस पर ही ज़्यादा ये काम करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वन पेज वेबसाइट में कितना वीडियो बनाओगे, वन पेज वेबसाइट के लिए कितना लिंक्स दोगे। ऑलराइट, तो जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे है क्रिएट सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो जस्ट लाइक यूट्यूब आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रह सकते हो, वहाँ पे आप अपने निश के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते रह सकते हो, और वहाँ पे आप जब आपकी फॉलोइंग अच्छी आ जाएगी, इंस्टाग्राम समझ लो, ट्विटर समझ लो, फेसबुक समझ लो, वहाँ पे अगर आपकी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग बन गई तो वहाँ से अभी आप ट्रैफिक गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप जैसे कि देख सकते हो एप्लीकेबल फॉर ब्रांडेड ब्लॉग। अगेन सेम चीज़ है, आप वन टाइम वेबसाइट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कवरेज है वो बहुत छोटा है, तो उस पर आप ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं कर सकते बेसिकली। तो कोरा इज अनदर ग्रेट प्लेटफॉर्म टू गेट टारगेटेड ट्रैफिक जस्ट लाइक एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूट्यूब चैनल कोरा पे भी आप कंटेंट पोस्ट करके वहाँ पे फिर ट्रैफिक ला सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, कोरा सेम ही चीज़ है बेसिकली। हर जगह आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना है, फिर वहाँ से जो व्यूअर आपके कंटेंट को कंज्यूम करता है, आपके कंटेंट को देखता है जो व्यूअर, अब वो आपके लिंक से आपके वेबसाइट पे आ सकता है। तो ये सब बेसिकली एवरग्रीन निश के लिए सही है, क्योंकि एवरग्रीन निश में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं आएगा जल्दी, तो ट्रैफिक लाने के लिए, इनिशियल ट्रैफिक लाने के लिए आपको छोटा छोटा स्टेप लेना ही पड़ता है एवरग्रीन निश में। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा हो गया एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि बैकलिंक्स भी ऑफ पेज एसईओ में ही आता है, आपको मालूम होगा, और ये बहुत मेजर फैक्टर है ऑफ पेज एसईओ का। तो व्हाट आर बैकलिंक्स? तो बैकलिंक्स क्या है देखते हैं।
तो बैकलिंक्स आर लिंक्स कमिंग टू योर वेबसाइट फ्रॉम अनदर वेबसाइट। तो इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि अगर किसी और वेबसाइट से आपके वेबसाइट पे कोई लिंक आ रहा है तो वो एक बैकलिंक होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये आपका वेबसाइट है yourwebsite.com और फिर दूसरा वेबसाइट है abc.com। तो abc.com ने अपने किसी पेज या फिर पोस्ट से अगर आपको लिंक दिया आपके वेबसाइट को तो वो एक बैकलिंक की तरह जाना जाता है। सिमिलरली अगर example.com ने अपने किसी पोस्ट या फिर अपने किसी पेज से आपके किसी वेबसाइट के किसी पोस्ट या फिर आपके किसी वेबसाइट के किसी पेज को लिंक दिया है तो वो एक बैकलिंक की तरह काउंट होता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू यूज देम। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि बैकलिंक्स क्या है, ट्रैफिक सोर्सेस क्या है, ब्रांडिंग क्या है। तो अब उनको यूज कैसे करना है। फर्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कीप इन माइंड दैट एवरग्रीन ब्लॉग्स ग्रो ओवर टाइम एंड वन टाइम ब्लॉग्स ग्रो विद बैकलिंक्स। तो यहाँ पे ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। अगर आपको कोई एवरग्रीन ब्लॉग है तो उसको आप समय के साथ ग्रो करिए, आप उसको पुश मत कीजिए, आप उस पर बैकलिंक्स वगैरह मत बनाइए ज़बरदस्ती। और जो वन टाइम वेबसाइट्स होती है, जो वन पेज या फिर माइक्रोनिश जो वेबसाइट होती हैं, उन पे आप बैकलिंक्स बना सकती हो। क्यों, वो हम लोग आगे देखेंगे। यू कैन फोकस ऑन बैकलिंक्स इफ़ यू हैव वन पेज वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वन पेज वेबसाइट को बैकलिंक्स की मदद से ग्रो कर सकते हो। बट फोकस ऑन बिल्डिंग एन ऑडियंस फॉर एवरग्रीन ब्लॉग्स। आप वन पेज वेबसाइट को बैकलिंक के साथ ग्रो करो, लेकिन आप जो एवरग्रीन ब्लॉग्स हैं उनको आप ओवर टाइम आप अपने धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड करो और उसके साथ साथ आप धीरे धीरे ग्रो करो। एनी मेथड ऑफ बिल्डिंग मैनुअल बैकलिंक्स कैन बी रिस्की, क्योंकि जो बैकलिंक्स का जो प्रोसेस होता है, अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी जितना भी व्हाइट हैट आप बोल लो उसको, किसी कहीं भी आप गेस्ट पोस्टिंग वगैरह कर लो, अगर आप मैनुअली बैकलिंक्स बना रहे हो तो वो गूगल नहीं चाहता, वो उसको गूगल रिकमेंड नहीं करता और गूगल को वो पसंद नहीं है। चाहे आप कितना भी व्हाइट हैट तरीके से आप बैकलिंक्स बना रहे हो, गूगल को वो पसंद नहीं है, क्योंकि मैनुअल बैकलिंक गूगल सजेस्ट नहीं करता, गूगल को पसंद नहीं है वो। तो इसलिए बैकलिंक्स अगर आप एवरग्रीन वेबसाइट पे बना रहे हो तो वो रिस्की होता है। किसी भी वेबसाइट पे अगर आप मैनुअली बैकलिंक्स बना रहे हो तो वो रिस्की ही होता है। क्यों, अभी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए हम लोग को। गूगल हैज पैच्ड ऑल द मेथड्स ऑफ बिल्डिंग मैनुअल बैकलिंक्स। गूगल को सारे मेथड्स मालूम है, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह, 2.0 वगैरह, कमेंट बैकलिंक्स वगैरह, प्रोफाइल वगैरह, सब गूगल को मालूम है और गूगल ने सबका सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। तो ऐसा मत सोचना कि हाँ मैं ये गेस्ट पोस्ट करूंगा तो गूगल को नहीं समझ में आएगा। गेस्ट पोस्ट तो बेसिकली एक तरफ से चल भी जाता है, लेकिन और जो भी आप व्हाइट हैट एसईओ का मेथड्स आप यूज करोगे सब गूगल को मालूम है और वो मैनुअल बैकलिंक्स बिल्डिंग के अंदर ही आता है। और फिर एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग मैनुअल बैकलिंक्स इज नॉट रिकमेंडेड बाय गूगल। गूगल को मैनुअल बैकलिंक बिल्डिंग पसंद नहीं है। सो इफ यू बिल्ड मैनुअल बैकलिंक्स फॉर योर एवरग्रीन ब्लॉग, someday Google will notice you and you will lose all your rankings and most importantly all your hard work. So जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी मैनुअल तरीके से आप बैकलिंक अगर बिल्ड कर रहे हो तो वो गूगल को पसंद नहीं है। गूगल किसी ना किसी दिन आपको ज़रूर नोटिस करेगा और फिर आपको वेबसाइट को वो पेनलाइज कर देगा। तो क्या होगा कि आपका सारा रैंकिंग डाउन हो जाएगा। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया अपने वेबसाइट के ऊपर, आपने जितना भी कंटेंट लिखा है, जितना भी आपने अपने वेबसाइट को सजाया है अच्छी तरीके से, वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैनुअल बैकलिंक्स बहुत रिस्की रहता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना जो एवरग्रीन ब्लॉग है उस पर कभी भी आप मैनुअली बैकलिंक मत बनाओ। आप थोड़ा टाइम होने दो। बेसिकली आप अपने एवरग्रीन वेबसाइट को थोड़ा टाइम होने दो, उस पर ऑलरेडी विदाउट बैकलिंक्स ही थोड़ा बहुत ट्रैफिक लाने का ट्राई करो, तब जाके आप थोड़ा बहुत बैकलिंक्स बनाना मैनुअली स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन बिल्ड बैकलिंक्स फॉर वन पेज वेबसाइट या फिर वन टाइम वेबसाइट्स। जो वन पेज या फिर वन टाइम वेबसाइट्स होती हैं उन पे आप तुरंत से बैकलिंक्स बनाना, किसी भी तरीके से बैकलिंक्स बनाना आप स्टार्ट कर सकते हो। क्यों, हम लोग आगे देखते हैं। बैकलिंक्स आर द ओनली वे टू ग्रो दिस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स बिकॉज ऑफ लेस कंटेंट एंड नो ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली जो वन टाइम या फिर वन पेज वेबसाइट्स होती है, क्योंकि उन पे ज्यादा ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होता जैसे कि मैंने आपको बताया, और फिर ऑब्वियसली उन पे ज्यादा कंटेंट भी नहीं होता कि वो ऑर्गेनिकली गूगल उनको प्रमोट करे, क्योंकि ऑब्वियसली वो वन पेज वेबसाइट है, उन पे ज्यादा कंटेंट होता ही नहीं। तो इसलिए वो खुद से भी ग्रो नहीं कर सकते ऑर्गेनिकली। तो इसीलिए इन वेबसाइट्स को खाली आप बैकलिंक्स की मदद से ही ग्रो कर सकते हो मेजरली, और बाकी सब रास्ते तो इन वेबसाइट्स के लिए बंद होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्लस यू कैन टेक रिस्क शेयर। इसका मतलब है कि आपने ऑब्वियसली इस वेबसाइट पे उतना एफर्ट नहीं लगाया जितना आप एवरग्रीन वेबसाइट पे लगाते हो। इस पे आपको कंटेंट ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता और इस पे ज़्यादा ब्रांडिंग आपको नहीं करनी पड़ती।
क्योंकि ये वन पेज वेबसाइट होता है और वन पेज वेबसाइट पे ज्यादा आपको कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही होता है बेसिकली कि इस टाइप की वेबसाइट पे आप रिस्क ले सकते हो। तो यही होता है बेसिकली इन वेबसाइट के साथ आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। एवरग्रीन टाइप ऑफ वेबसाइट पे आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। उनपे आपने टाइम स्पेंड किया होता है, उनपे आपने बहुत कंटेंट लिखा रहता है मेहनत से, उनपे आपने डिजाइनिंग और ब्रांडिंग किया रहता है अच्छे से। तो उनपे तो उस टाइप के वेबसाइट के लिए खोने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए वहाँ पे बैकलिंक्स बिल्ड करना बहुत रिस्की है। और यहाँ पे भी रिस्की है, लेकिन यहाँ पे आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो। तो यही था बेसिकली आज का लेसन की जो आपके जो एवरग्रीन ब्लॉग्स है उन पे आपको बहुत ही संभल के चलना है और वहाँ पे आप दूसरे ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स इंप्रूव करो, जैसे कि एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स हो गया, ब्रांडिंग हो गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है, बोथ फॉर एवरग्रीन ब्लॉग्स एंड वन टाइम वेबसाइट्स। तो आप अगर एक एवरग्रीन वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रो करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। तो पहला चीज आप कर सकते हो कि आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। सेकंड चीज, क्रिएट सोशल मीडिया प्रेजेंस। थर्ड थिंग इज ग्रो विथ कंटेंट। आप एवरग्रीन वेबसाइट्स को ग्रो करने का एक ही तरीका होता है मेजरली कि आप कंटेंट प्रोड्यूस करो, जितना ज्यादा हो सके उतना कंटेंट प्रोड्यूस करो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्लो ग्रोथ बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। तो एवरग्रीन वेबसाइट का यही फायदा होता है कि ग्रोथ तो स्लो होता है, ऐसे टाइप का वेबसाइट्स का ग्रोथ आप देखोगे तो बहुत स्लो रहता है, बट अगर एक बार आपका वेबसाइट सेटल हो गया तो ये आपको बहुत लंबे समय तक रिजल्ट देते रहेगा हमेशा के लिए। और फिर अगर वन पेज वेबसाइट्स की बात करें तो इनके लिए क्या जरूरी होता है ग्रो करने के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैकलिंक्स ऐसे टाइप के वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी होता है। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मेन पेज शुड बी ऑफ सॉलिड क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वन टाइम वेबसाइट पे वो आप मेक श्योर करो कि आप उनमें एकदम भर भर के इन्फॉर्मेशन दो और एकदम वो सॉलिड होना चाहिए एसईओ वाइज, ऑन पेज एसईओ वाइज एकदम सॉलिड होना चाहिए वो। तो आपको मेक श्योर करना है। और फिर गेट एन ईएमडी डोमेन। अगर आपका कोई वन पेज वेबसाइट है तो उसके लिए आप एक ईएमडी डोमेन ले सकते हो, डोमेन दैट मैचेस द नीश ऑफ योर वेबसाइट। आप एक ईएमडी का मतलब क्या होता है कि डोमेन दैट मैचेस द नीश ऑफ योर वेबसाइट। सपोज आप क्रिकेट किट्स के ऊपर एक ब्लॉग बना रहे हो वन पेज या फिर वन टाइम वेबसाइट बना रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि एक ऐसा डोमेन लो जो एकदम मिलता जुलता हो, जैसे कि cricketkits.com, cricketkits.in वगैरह। तो आप एक ऐसा डोमेन ले सकते हो। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट ग्रोथ बट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो वन पेज वेबसाइट का एक फीचर रहता है कि वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन उनका जो रैंकिंग होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि आपने बैकलिंक्स बनाया है और आपका कंटेंट थीन है बहुत। तो फिर अगर गूगल का कोई भी अपडेट आता है जिसके हिसाब से आपका वेबसाइट ऐसे टाइप का वेबसाइट गूगल को पसंद नहीं आता, तो वो उसको हिट करेगा और फिर बहुत बुरी तरीके से हिट करेगा। और फिर हिट करने के बाद क्या होता है तो आपको मालूम ही, आपका रैंकिंग पूरा गिर जाएगा, आपका वेबसाइट फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो यही होता है बेसिकली वन टाइम वेबसाइट्स के साथ। सो दैट इज इट फॉर दिस लेसन।